हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बट उससे पहले आपकी बुक में कुछ इंट्रोडक्शन दिया है। यस, ये पॉइंट्स तो हम लोग देखेंगे, पर उससे पहले उन्होंने कुछ बातें बोली है। जैसे कि देखो, हमको पता है कि मेंडल साहब ने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था। कब? 1866 में, बराबर। वैसे 1866 में उन्होंने कंप्लीट किया था, ठीक है। तो 1866 में जब उन्होंने अपने वर्क को कंप्लीट किया था तो उस वर्क को उन्होंने पब्लिश किया। यस, पर किसी कारणवश वो वर्क, उन्होंने जो वर्क अबाउट इनहेरिटेंस जो उन्होंने कुछ बातें बताई थी, वो उस समय पर अननोटिस की गई थी या अनरिकॉग्नाइज की गई थी, बराबर। उनकी जो बातें थी जो हमने जानी अभी तक, उनकी बातों को उस समय पर अननोटिस, अनरिकॉग्नाइज किया गया था। उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला तो उस बातों का। वैसे ये बात हम ऑलरेडी जान चुके हैं। अब रीजन बिहाइंड कि उस समय क्यों उनकी बातों को अननोटिस किया गया या उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिला, तो उसके पीछे दो चार कुछ बातें हैं। जैसे कि उस समय पर कम्युनिकेशन उतना डेवलप नहीं था। यस, उस समय यूट्यूब नहीं था, उस समय मीडिया इतना अप्रोच नहीं था, उतना वाइडली फैला हुआ नहीं था, जिससे कि एक शहर की बात दूसरे शहर तक फैलने में या एक देश की बात को दूसरे देश तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता था। यस, इस कारण से उनकी जो बातें हैं यस, वो और लोगों तक नहीं पहुंची, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन उतना इजी नहीं था, उतना डेवलप नहीं था, बराबर। यस, एक ये रीजन था। फिर एक रीजन ये भी था कि मेंडल साहब का जो वर्क था वो मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली उन्होंने उनका अप्रोच था। यस, मेंडल साहब का जो वर्क था वो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल अप्रोच था। यस, और नई बात तो ये थी कि उन्होंने इस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज करके बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था। तो ये बात उस समय नहीं थी, तो उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे उनको ये बात जमी नहीं। यस, क्योंकि बायोलॉजिकल फिनोमेना को वो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स तरीके से उसको एक्सप्लेन किया उन्होंने, बराबर। तो ये बात उस समय थोड़ी डाइजेस्ट होने में तकलीफ गई। यस, क्योंकि ये चीज उस समय नहीं थी, न्यू थी। यस, इसलिए उस समय ये भी एक कारण था उनके वर्क को अननोटिस करने के पीछे का, ठीक है। फिर एक और चीज, दो बातें होगी। कौन सा कम्युनिकेशन उतना फास्ट नहीं, कम्युनिकेशन उतना इजी नहीं था। यस, दूसरी बात कौन सा कि मैथमेटिक और स्टैटिस्टिकल अप्रोच। यस, तीसरी एक और बात थी कि मतलब उस समय के लोगों का मानना ऐसा था कि वेरिएशन जो है ये कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन में था। यस, कि वेरिएशन हो रहा है। अब क्यों हो रहा है ये तो तब भी नहीं पता था, पर मेंडल साहब का जो फैक्टर था, उन्होंने बोला कि ये एक स्टेबल यूनिट है, जो कि स्टेबल है मतलब चेंज नहीं है, बराबर। तो ये बात भी मतलब उस समय कंटिन्यूअस वेरिएशन अपीयरेंस में था, दिख रहा था। यस, और मेंडल साहब का जो फैक्टर था वो स्टेबल ऐसे बोल रहे थे वो। तो ये एक बात। फिर और एक बात कि ब्लेंडिंग वाली बात। यस, मेंडल साहब के पहले ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस चलता था। जैसे कि अगर लाल, कोई रेड है, कोई वाइट है, तो मिक्स टू फॉर्म पिंक, इस टाइप की बात। तो आपको तो पता है कि मेंडल साहब ने किसी एक कैरेक्टर पे बात की थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, बराबर। तो ब्लेंडिंग वाली बात भी नहीं बोली, बराबर। और एक और बात कि ये फैक्टर तो बोल रहे थे, पर फैक्टर के एक्चुअल लोकेशन किधर है, इस पे भी उन्होंने नहीं बोला। मतलब कौन सी बातें इनके अपोज में थी उस समय में, जो इनको फेवर नहीं की, इनको रिकॉग्निशन नहीं मिलने के पीछे। एक कम्युनिकेशन इजी नहीं था। फिर कौन सा? मैथमेटिक और स्टैटिस्टिकल अप्रोच, जो कि न्यू था। यस, तीसरा इन्होंने वेरिएशन इस कंसेप्ट को
बताया नहीं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इनका जो फैक्टर है वो स्टेबल है, यस, ब्लेंडिंग नहीं बोल रहे हैं, यस, और क्रोमोसोम की पोजीशन, क्रोमोसोम में फैक्टर की पोजीशन, मतलब क्रोमोसोम हमको आज पता है क्रोमोसोम क्या चीज़ है करके, मतलब फैक्टर क्या है, उसकी कहाँ पोजीशन है, गैमेट में कहाँ लोकेशन है, वो नहीं बताए, यस। तो ये जो बातें थी, और भी बातें रही होगी, हमको तो हमारी बुक में ये 5 बातें बोली है, यस। आप 3.6 टॉपिक में ये सारी बातों को देख सकते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वहाँ से, लगभग पूरा ही, ठीक है। तो ये बातें थी जो मेंडल के जो वर्क को उस समय में रिकॉग्निशन नहीं मिलने के पीछे, यस। तो इसीलिए मेंडल साहब का जो वर्क है 1866 से लेके 1900 तक अननोटिस रहा, पर फिर आपको पता है कि 3 साइंटिस्ट बराबर, ह्यूगो डेविस, कोरेंस और टी शमार्क, इन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल साहब के वर्क को रीडिस्कवर किया, मतलब फिर से इंडिपेंडेंटली उसको स्टडी किया, और आगे की बात आपको पता है कि मेंडल साहब ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन देके गए थे, यस। पर उस समय पे माइक्रोस्कोपी, मतलब ये जो माइक्रोस्कोप वगैरह ये एडवांस हो चुके थे, सेल क्या चीज़ है ये समझ गई थी, सेल में क्रोमोसोम, यस, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब बातें डिस्कवर हो गई थी, बराबर। तो जब मियोसिस डिस्कवर हो गया, अब सुनो, जब मियोसिस डिस्कवर हो गया तो मेंडल साहब का जो फैक्टर है, उसी पे पैरेलल बात इस वेल्टर सुटॉन एंड थियोडर बोरी ने 1903 में बोली। किसके बारे, मतलब मेंडल के फैक्टर के बारे में जो हमने बात बोली थी कि ये हेरिडिटी यूनिट है, तो वही बात, वही पैरेलल बिहेवियर उन्होंने इस क्रोमोसोम के बारे में बोला, यस। जैसे मेंडल बोल रहा था कि एक सेल से दूसरे सेल में फैक्टर ट्रांसफर हो रहा है, तो वेल्टर सुटॉन एंड थियोडर बोवेरी, इन्होंने बोला कि क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है। अब क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली क्या है ये हम लोग आगे देखने वाले, इसी लेक्चर में देखने वाले। हम इस लेक्चर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये टॉपिक तक कवर करेंगे, फिर अगले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे बात करेंगे, यस। स्टूडेंट्स, मैं बड़े लेक्चर्स बना रहा हूं, अगेन ये लेक्चर्स उन लोगों के लिए है जिनको एक्चुअली में जरूरत है, यस। मैं एंटरटेनिंग लेक्चर्स नहीं बना रहा हूं, बराबर। आपकी स्टेट बोर्ड की बुक लगभग पूरी कवर हो जाए, यस। और एज मच एज जितना डिटेल है, जितना भी थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, यस। सो तो फैक्टर, मतलब मेंडल साहब का जो फैक्टर है, यस, मेंडल साहब के जो फैक्टर के क्या बोला कि ये एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब पेरेंट टू ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर है, तो वैसा ही वेल्टर सुटॉन और थियोडर बोवेरी ने क्रोमोसोम के बारे में बोला। अब क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली क्या है, थोड़ी सी अगर बात बोलूँ तो क्रोमोसोम इज नथिंग बट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, इस पे बात करेंगे। वैसे अगर 11th आपका क्लियर है तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा है तो आपको पता है कि डीएनए ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है, यस। और वैसे डीएनए कंडेंस कैसे होता है, क्रोमोसोम कैसे बनता है, ये अगले चैप्टर में पैकेजिंग ऑफ डीएनए में बताया है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज नथिंग बट डीएनए का क्रोमोसोम बनना है, यस, जो कि हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि बस कुछ दिन में आ ही रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या बोला उन्होंने अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी, यस, मतलब पैरेलल बिहेवियर बोल रहे हैं। तो चलो क्रोमोसोम, मतलब अगेन हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे बात नहीं करें कि भैया क्रोमोसोमल थ्योरी मतलब जैसे सेल थ्योरी थी कि सेल ऐसी होती है, सेल यहाँ, मतलब सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यस, एवरी मल्टीसेलुलर लाइफ स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल, बराबर, एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट। जो हमने सेल थ्योरी में बात बोली थी, वैसे ही क्रोमोसोम की एक थ्योरी है कि भाई क्रोमोसोम जो होता है एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यस। क्रोमोसोम जो है क्या है, ये एक पॉइंट्स, ये सारे आपके टेक्स्ट बुक से ही उठाए हुए पॉइंट्स है, डायरेक्ट जैसे कोई स्टेटमेंट, जो काम की बात है वो सारी बोर्ड पे लिखी हुई है, यही आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी है, यस। तो पहला पॉइंट, मतलब पहला स्टेटमेंट उसमें का, मतलब बुक में जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग, क्रोमोसोम एज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो क्रोमोसोम है
वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। यस, मेंडल साहब ने वो चीज फैक्टर के बारे में बोली थी, पर फैक्टर वो कैसा, उन्होंने वो देखा नहीं था, ये तो देख के बोल रहे हैं ना, वो दिख रहा है ना उनको माइक्रोस्कोप में कि एक सेल से दूसरे सेल में जो चीज जा रही है वो एक कलर बॉडी जा रही है करके, क्योंकि क्रोमासोमा कलर बॉडी। अब ये कलर बॉडी क्यों है जानते हैं, ठीक है। तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रही है, या एक मदर सेल से एक डॉटर सेल में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, वो किस फॉर्म में हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। यस, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये हो गई एक बात। फिर और कुछ जानते हैं। यस, फिर अगला क्या बोलता है कि क्रोमोसोम आर, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर, इन सोमैटिक सेल। यस, अब ये क्या चीज, ये क्या नया है सोमैटिक? वैसे बहुत लोगों को पता भी है, पर बहुत लोगों को शायद नहीं भी पता। तो सुनो क्या होता है कि एक मल्टी सेलुलर अगर ऑर्गेनिज्म है, सुनो, वैसे यूनिसेलुलर पे लागू ही नहीं करते बात को, मल्टी सेलुलर के लिए बात करते हैं, ध्यान दो। मैं सोमैटिक सेल का पहले मतलब बता रहा हूं। अरे मल्टी की स्पेलिंग तो बराबर लिख, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, यस, और अगर वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग है तो उसकी बॉडी की सारी सेल को मैं बेसिक दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। उसकी बॉडी की सारी सेल को बेसिक दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, एंड द कैटेगरी इज सोमैटिक सेल, ध्यान दो, सोमैटिक सेल, एंड सेकेंड कैटेगरी जर्म सेल। ठीक है, दोनों सेल डिप्लॉयड है। अब डिप्लॉयड और हैप्लॉयड क्या होता है बस अभी आगे हम जान ही रहे, इसी लेक्चर में जान रहे। यस, पेयर्ड कंडीशन डिप्लॉयड, अनपेयर्ड कंडीशन हैप्लॉयड, तो दोनों डिप्लॉयड सेल है। यस, पर जर्म सेल वो स्पेशल सेल है जो कि मियोसिस में जाके क्या बनाती है? गमेट्स। क्या बनाती है? गमेट्स, जो कि कैसे होते हैं? हैप्लॉयड। और इस सेल को छोड़ के जो सारी सेल्स है, यस, सोमा मतलब बॉडी होता है, तो जो सारी सेल्स है वो सेल्स कैसी होती है? सोमैटिक सेल्स होती है, उन सेल को सोमैटिक सेल बोलते हैं। जैसे कि हमारे देखो रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स हो गए हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जैसे कि हमने टेस्टिस देखा, तो टेस्टिस की वो जो क्यूबोइडल एपिथेलियम था, क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम, तो उस क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम को छोड़ के जारी सारी जो सेल्स है एक ह्यूमन मेल बॉडी में, सारी सोमैटिक सेल्स है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ये समझो कि जर्म सेल वो स्पेशल डिप्लॉयड सेल है, बराबर, जो मियोसिस में जाके गमेट बनाती है। तो उनको छोड़ के जो भी बॉडी की सारी सेल्स है वो सेल्स सोमैटिक सेल्स होती है। और ज्यादातर केसेस में जो सोमैटिक सेल्स होती है, मैं अगेन ज्यादातर बोल रहा हूं, मैं सभी केस नहीं बोल रहा हूं। यस, इन लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं कि प्रेजेंट इन पेयर सोमैटिक सेल। भैया अगर प्लांट की बात करते हैं, अगर मैं 11th में जाऊं और प्लांट की बात करूं, तो प्लांट में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड वाली भी है। अगर मैं आगे चल जब सेक्सुअल अगर आगे चल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करूंगा, तो जो मैं हनी बीज की बात करूंगा उसमें जो मेल ड्रोन है बस वो तो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, पूरा का पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड सेल से बना हुआ है। यस, तो ऐसा मैं ऑलवेज नहीं बोल सकता, हाँ, पर ज्यादातर केसेस में जो सोमैटिक सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, और डिप्लॉयड होती है मतलब क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। पर जर्म सेल भी डिप्लॉयड होती है, वो मियोसिस में जाके हैप्लॉयड गमेट बनाती है। यस, थोड़ा सा इस चीज को हमको क्लियर करना चाहिए। यस, कुछ बेसिक बातें हैं जो कि इन लोग बोलते नहीं है, डायरेक्ट बोल देते हैं, समझाते बट टीचर तो। ठीक है, सो तो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक और जर्म सेल वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? यस, हाँ, ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट, ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्या सोमैटिक सेल में गमेट फॉर्मेशन होगा कर बाबा? नहीं, जर्म सेल में, मतलब वो भी तो डिप्लॉयड होंगे कि नहीं? यस, हाँ, तो ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर, एंड यू नो दैट व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, टर्म्स में हो गया है। यस,
तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर सेग्रीगेट, इसका मतलब भी पता है आपको, यस, और इसका मतलब भी पता है, असॉर्ट का मतलब भी, यस। तो मियोसिस के टाइम में जो पेयर्ड कंडीशन है, जो डिप्लॉयड कंडीशन है, यस, डिप्लॉयड कंडीशन सपोज टू भी मैं एक्स वाई ले रहा हूं, यस, तो ये वाली कंडीशन हो जाती है एक्स और वाई वाली, यस। अब वैसे मियोसिस ऐसा सिंपल नहीं होता, तो मैं जस्ट बताने के लिए बता रहा हूं कि डिप्लॉयड से वो कैसे हो गए हैप्लॉयड, पेयर्ड क्या हो गई अनपेयर्ड। वैसे ये एक्स और वाई आपस में होमोलोगस नहीं है, ठीक है क्या, पर जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ, एक्स और वाई का कुछ पार्ट तो होमोलोगस है, यस। वैसे देखेंगे हम लोग एक्स और वाई का कितना पार्ट होमोलोगस है। इन शॉर्ट यहाँ पे चलो फीमेल का लेते हैं ना, काय को टेंशन लेते, तो फीमेल के दोनों क्रोमोसोम तो एक्स एक्स है ना, हाँ चलो ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस है, तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन अलग, यस, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन वो अलग, असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। और उसी बात को कंटिन्यू क्या अगले स्टेटमेंट में क्या कर रहा है कि ईच गमेट कैरी ओनली वन क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर। अगर 23 पेयर है तो गमेट हैविंग 23 एंड 23, अरे पेयर का एक एक हुआ तो टोटल अगर 23 पेयर है तो 23 इधर 23 इधर, ठीक है। एक्स एक्स है तो एक्स एक इधर एक एक्स इधर, मतलब अलग अलग गमेट में, यस। तो ये बात तो उधर भी हुई थी, यस। पर अब वही बता रहा हूं ना कि अब तो हमको क्रोमोसोम के हिसाब से ध्यान में रखना है, पर अगर कुछ मेंडल के हिसाब से गए तो मेंडल के हिसाब से, यस। पर अभी नया जमाना तो क्रोमोसोम वाला है ना, तो ईच गैमेट कैरी ओनली वन क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर। फिर अगला जो पॉइंट है वो गमेट्स के बारे में बोल रहा है कि जो गमेट्स होते हैं, ध्यान दो, जो गमेट्स होते हैं वो तो हमको पता है कि वो हप्लॉइड होते हैं, तो उनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो क्रोमोसोम है, ध्यान दो, न्यूक्लियस ऑफ गमेट कंटेन क्रोमोसोम विच कैरी ऑल हेरिडिटरी ट्रेट्स। क्योंकि आपको पता है कि अगर वो मेल गमेट है तो उसमें सारी भले वो हप्लॉइड है पर सारी इंफॉर्मेशन पिताजी की तरफ से आने वाली है, वो फीमेल गमेट है तो सारी वो इंफॉर्मेशन माताजी की तरफ से आने वाली है। ये हप्लॉइड फीमेल गमेट कभी भी बड़ा होता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। हप्लॉइड मेल गमेट फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, यही बात ये 2 पॉइंट में बोली है। देखो कि न्यूक्लियस ऑफ गमेट कंटेन क्रोमोसोम विच कैरी ऑल हेरिडिटी, मतलब ट्रांसफर होने वाले जो कैरेक्टर की जो इंफॉर्मेशन है, फिर से न्यूक्लियस ऑफ गमेट कंटेन क्रोमोसोम विच कैरी, मतलब कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो रहा है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी न्यूक्लियस में है, मतलब हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियस ऑफ गमेट, यस। फिर अगले पॉइंट में क्या बोलता है, देखो अगला पॉइंट, मेल एंड फीमेल गमेट दैट इज स्पर्म एंड एग कैरी ऑल, एक ही बात है ना भगवान, एक ही बात है ना, यस। वहां पे पहले गमेट बोला, न्यूक्लियस ऑफ गमेट, यहाँ पे मेल एंड फीमेल गमेट बोला, तो ये दोनों पॉइंट मिलकर तो एक ही बात है। और लास्ट फिर इसके बाद में क्या बोलता है कि इसलिए गमेट जो है ये माता पिता के मतलब बच्चे को, ये अगर बच्चा है ये वाला अगर प्रोजेनी है तो ये गमेट जो है ये माता की तरफ से आने वाला गमेट, ये पिताजी की तरफ से आने वाला गमेट, ये लिंक बनते हैं क्योंकि माता जी की तरफ से ये चीज़ें मिली है, पिताजी की तरफ से ये मिली है। तो देखो दे आर लिंक, मतलब किसके बारे में, गमेट, दे आर लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, बराबर। कौन, गमेट जो होते हैं वो लिंक बनते हैं ये ऑफस्प्रिंग और ये पेरेंट के बीच में, ये पेरेंट, ये उनके गमेट और ये ऑफस्प्रिंग, तो लिंक कौन बन रहा है, ये फीमेल गमेट और ये मेल गमेट। फिर द फ्यूजन ऑफ हप्लॉइड मेल गमेट एंड हप्लॉइड फीमेल गमेट रिस्टोर डिप्लॉइड कंडीशन। ये बंदा, ये फीमेल भी डिप्लॉइड कंडीशन पे थी, यस, जिससे उसने हप्लॉइड फीमेल गमेट बनाया, ये मेल भी डिप्लॉइड कंडीशन पर था जिससे उसने हप्लॉइड मेल गमेट बनाया, और बच्चा भी फिर से डिप्लॉइड कंडीशन पे आ गया, बराबर। तो डिप्लॉइड से बात चालू हुई, डिप्लॉइड पिच आ गई हप्लॉइड से होते हुए, यस, एंड दैट इज अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब आगे बात करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। तो पहले क्रोमोसोम्स के बारे में जनरल बातें, फिर नंबर, स्ट्रक्चर, बराबर, टाइप, यस, फिर सेक्स क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ये सब। तो
इस लेक्चर में हम लोग क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन और क्रोमोसोम के नंबर पे बात करेंगे। यस, इस लेक्चर में हम क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर वाइज इंट्रोडक्शन कि क्रोमोसोम क्या चीज़ है। अभी तो हमने थ्योरी जानी, अभी थोड़ा सा आगे जानेंगे कि क्रोमोसोम क्या है। अभी जानेंगे। तो बच्चों अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज टॉपिक 3.7 आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक 3.7 जो कि दिया है क्रोमोसोम्स। यस, जो कि दिया है क्रोमोसोम्स और उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी, बराबर। तो पहले क्रोमोसोम्स क्या है ये जान लेते हैं। यस, तो क्रोमोसोम जो टर्म है, द टर्म गिवन बाय क्रोमोसोम, द टर्म गिवन बाय W डॉट, देखो वहां पे लिखा भी है वैसे, W डॉट वेल्डेयर, कब? 1888 में। यस, W डॉट वेल्डेयर, द टर्म क्रोमोसोम वॉज गिवन बाय या वॉज कॉइन्ड बाय W डॉट वेल्डेयर, कब? 1888 में। यस, देखो अब ये जो क्रोमोसोम, ये ग्रीक दो वर्ड्स है, उसके दो फ्यूजन से बना हुआ है। एक है क्रोमा जिसका मतलब होता है कलर, यस, और दूसरा है सोमा जिसका मतलब होता है बॉडी। यस, मतलब अगर इन दोनों को फ्यूज किए, क्रोमा और सोमा को, तो क्या बनता है? क्रोमा और सोमा को अगर फ्यूज किए तो क्या बनता है? दैट इज GR फॉर ग्रीक। क्रोमोसोम मतलब इंग्लिश में बोले तो कलर बॉडी। यस, शब्द का अगर अर्थ निकाले तो, बराबर। पर अब आपको भी एक क्वेश्चन आ जाएगा कि सर कलर बॉडी मतलब ये कलर बॉडी लाई कहाँ से? तो देखो बच्चों, आप 12th स्टैंडर्ड में है अभी, और 12th स्टैंडर्ड में आपको प्रैक्टिकल्स रहेंगे। यस, प्रैक्टिकल्स रहेंगे, या फिर 11th में आपको प्रैक्टिकल रहे होंगे। तो आपने कुछ परमानेंट स्लाइड्स देखी होंगी सेल डिवीजन के। यस, परमानेंट स्लाइड्स देखी होंगी सेल डिवीजन की, बराबर। तो आपको वहाँ पे माइक्रोस्कोप मतलब वो न्यूक्लियस को फोकस करते हैं और न्यूक्लियस में कुछ ऐसी कलर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। यस, तो वो जो कलर लाइक स्ट्रक्चर है, दैट कलर बॉडीज, क्योंकि अपीयरेंस में कलर बॉडीज है, क्योंकि वो स्टेन हो रही है। देखा जाए तो वो डीएनए है, पर वो इतना थिक हो गया, क्योंकि डीएनए काफी थिन होता है। पर सेल डिवीजन के समय जब डीएनए कंडेंस होता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन की मदद से, वो जब वो कंडेंस होता है तो वो अब कलर को रिटेन कर सकता है। और जब वो कलर को रिटेन कर सकता है और वो इतना थिक हो जाता है तो वो दिखता है। आपका लाइट माइक्रोस्कोप आपको दिखा सकता है उसको। दैट्स वाई साइंटिस्ट ने उनको क्या बोला कि कलर बॉडी, पर एक्चुअली द कलर बिहाइंड के पीछे क्या है कि डीएनए कंडेंस होके क्रोमोसोम बना। दैट्स वाई क्रोमासोमा नाम पड़ गया, तो अब चलो क्रोमोसोम ही बोलेंगे। बट कंपोजिशन वाइज अगर क्रोमोसोम की बात करें तो वो डीएनए प्लस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, इसलिए तो डीएनए की जो पैकिंग है, जो कंडेंसेशन है, वो क्रोमोसोम लेवल तक नहीं पहुंच पाता इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इसलिए हमने बोला है, अगर बोला होगा 11th वगैरह में, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके पास ट्रू क्रोमोसोम नहीं होते। जान दो सर, 11th की बात है, बराबर। अब 11th किसको याद है? जो एंट्रेंस कर रहे होंगे उसको याद होगा थोड़ा सा। एनीवे, तो इतनी बात समझ में आई। तो चलो एक एक पॉइंट्स अगेन मैंने स्टेट बोर्ड की ही आपके बुक से लिए है, थोड़ा सा उसको आगे पीछे किया है। यस, तो पहले क्रोमोसोम आर फिलामेंटस बॉडी प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। यस, ये जो क्रोमोसोम है ये यूकैरियोटिक सेल का ही स्ट्रक्चर है और यूकैरियोटिक सेल को न्यूक्लियस होता है। तो जो क्रोमोसोम में ये फिलामेंटस बॉडी, फिलामेंट जैसी बॉडीज है प्रेजेंट कहाँ पे? यूकैरियोटिक सेल में। बट मैं आपको बता दूं कि हर समय नहीं होती, ये बनती है, ये तभी विजिबल होती है जब सेल डिवीजन में जाती है। तो फिर वो डिवीजन चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, ठीक है। इस समय पे जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, मतलब कैरियोकिनेसिस होता है, तो उस समय में प्रोफेज से लेके मेटाफेज तक डीएनए कंडेंस होता है
और इसलिए फिर वहाँ पे वो अपीयर होता है, दिखता है। ठीक है, तो इसलिए दे आर विजिबल ड्यूरिंग, मैं तो यहाँ पे ओनली भी लिखना चाहिए, ओनली सेल डिवीजन के समय। नॉर्मल सेल में अगर वो सेल डिवाइडिंग नहीं है तो आपको न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। यस, और डिवाइडिंग भी है तो डिवाइडिंग के ही पर्टिकुलर फेजेस में आपको क्रोमोसोम्स अपीयरेंस में वहाँ पे दिखेंगे। यस, आप इंटरफेस में देखोगे तो इंटरफेस के लास्ट में जब वो कंडेंस होना चालू होता है तब आपको क्रोमोसोम्स दिखने चालू होंगे, वो भी ट्रू क्रोमोसोम नहीं, बराबर। और एट द एंड ऑफ साइटोकिनेसिस तक फिर से आपको न्यूक्लियस में कुछ नहीं दिखना है। इस बात को ध्यान में रखो कि जो क्रोमोसोम्स है ये अपीयर ही आपको सिर्फ सेल डिवीजन के समय होते हैं। बोलने को हम बोलते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में, पर अगर कोई एक यूकैरियोटिक सेल है जो नॉन डिवाइडिंग है उसके न्यूक्लियस में आपको क्रोमोसोम नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि उस समय क्रोमोसोम खुल जाता है और डीएनए इतना थिन है कि आपका नॉर्मल माइक्रोस्कोप आपको नहीं दिखा सकता, मतलब आपका लाइट माइक्रोस्कोप आपको नहीं दिखा सकता। ठीक है, फिर उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर ये हो गया, ये हो गया। फिर क्या होता है, द साइज ऑफ क्रोमोसोम। यस, साइज ऑफ क्रोमोसोम जो है स्पीसीज टू स्पीसीज अलग अलग हो सकता है। यस, साइज ऑफ जो क्रोमोसोम है वो ह्यूमन के लिए अलग है, प्लांट्स के लिए अलग है, फिर एनिमल्स में अगर मैं ह्यूमंस का एग्जांपल चलो ले रहा हूँ, फिर अगर मैं कोई और दूसरे एनिमल्स का एग्जांपल है तो उनमें साइज के वेरिएशन है, थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है। फिर भी मैक्स टू मैक्स मेटाफेज, देखिए मेटाफेज वो फेज ऑफ कैरियोकिनेसिस या वो फेज ऑफ सेल डिवीजन है जिस समय डीएनए मैक्स टू मैक्स कंडेंसेशन में होता है, मतलब क्रोमोसोम मैक्स टू मैक्स कंडेंसेशन में होता है। अब उसके बाद कंडेंस नहीं होगा, उसके बाद तब खुलेगा। ठीक है, इसलिए जब भी हम क्रोमोसोम की शेप और साइज की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम, तो एक्स क्रोमोसोम क्यों, क्योंकि वो एक्स जैसा दिख रहा है। वाई क्रोमोसोम क्यों, क्योंकि वो वाई जैसा दिख रहा है। मतलब शेप पे बात करो तो शेप, साइज, तो साइज में फिर लेंथ, थिकनेस, ये सब हम लोग मेटाफेज के दौरान की कंसिडर करते हैं, मेटाफेज के दौरान की कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो मेटाफेज में एक रेंज बता दी उसने कि लेंथ 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 33 माइक्रोमीटर तक और थिकनेस 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 2 माइक्रोमीटर तक उसकी थिकनेस हो सकती है। ओवरऑल ले लिया पूरी स्पीसीज का मिला के। अगेन यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में तो क्रोमोसोम वाली बात आती ही नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम लेवल तक कंडेंस होने के लिए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं होता। पता है, लास्ट में उसने पोल खोली है कि केमिकली यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आर, देखो मैं अब इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। यस, अब इस पॉइंट को लेता हूँ। तो केमिकली यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए, जिसमें जो कि मेन चीज़ है, यही मेन चीज़ है एक्चुअली, यही हेरिडिटी यूनिट है, बराबर। यस, पर डीएनए कंडेंस हुआ, बराबर। क्रोमोसोम का आप ये समझो, क्रोमोसोम और डीएनए में यही समझो, डीएनए बोले तो धागा और धागे का बंडल बोले तो क्रोमोसोम। जैसे आप धागा खोलते हो तो वो कितना लेंथ में, आप जब उसको लपेट ले तो वो इतनी सी जगह में आ जाता है पूरा। बस यही समझने के लिए समझो आप। ठीक है, तो केमिकली यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, जो कि मेन चीज़ है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, फिर क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ और बता रहा है कि दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन। भाई सेल्फ रिप्लिकेशन कैपेसिटी डीएनए की है, तो जब डीएनए डबल होगा तो क्रोमोसोम भी हो ही जाएगा। यस, फिर हेरिडिटी के पीछे भी रिस्पॉन्सिबल डीएनए है, म्यूटेशन में भी डीएनए जा रहा है, क्रोमोसोम नहीं जा रहा है। डीएनए जा रहा है इसलिए क्रोमोसोम जा रहा है, वेरिएशन के पीछे भी रिस्पॉन्सिबल डीएनए है, तो डीएनए मतलब क्रोमोसोम है, और इवोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन है, दैट इज क्रोमोसोम। मतलब जो जो बात हमने डीएनए पे लागू कर सकते हैं वो सारी बात हमने क्रोमोसोम पे लागू कर दी। ठीक है, यस। फिर लास्ट में दिया है फंक्शन, बराबर। तो क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ हेरिडिटी। हाँ, ये बात सही है कि भैया एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए ट्रांसफर तो होता है, पर वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आप क्रोमोसोम को कभी कभी डीएनए के साथ पैरेलल ले सकते हो, बराबर। पर क्रोमोसोम एक्चुअली में क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये था एक जनरल अबाउट क्रोमोसोम। अब हमको क्रोमोसोम के टॉपिक्स कौन से दिए हैं, तो देखो, तो क्रोमोसोम्स के बारे में कौन सी बातें दी है हमको, जैसे कि
नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, बराबर, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम दिया है, पर कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस, मतलब क्लासिफिकेशन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन। अभी सेंट्रोमियर क्या होता है देखेंगे हम लोग, यस। और फिर दिया है सेक्स क्रोमोसोम, एक्स और वाई, ठीक है। तो उसमें से ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली जो बात है वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली जो बात है वो इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यस, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज एक्स और वाई, वो उसके बाद के लेक्चर में देखेंगे। तो चलो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यस, क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखिए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट, इज स्पेसिफिक और कांस्टेंट, ये दो वर्ड पे फोकस करो आप। किसका? फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज, मतलब बोलने का मतलब ऐसा है कि किसी भी स्पीसीज का जो क्रोमोसोम नंबर है वो स्पेसिफाइड है और कांस्टेंट है, यस, बराबर। किसी भी स्पीसीज का जो क्रोमोसोम नंबर है वो स्पेसिफिक है और कांस्टेंट है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते तो हमारे पास हमारा क्रोमोसोम नंबर कितना है? 23। कितना है? 23। हमारे पास 23 क्रोमोसोम है। कैसे है? पेयर में। हाँ, उसी पे आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज, इसीलिए देयरफॉर it is a great importance in study of phylogeny, that is evolutionary relationship, और taxonomy, that means classification, बराबर। फाइलोजेनी और टैक्सोनॉमी में वो ये चीज हेल्पफुल होती है, क्या? क्रोमोसोम का नंबर और उसका स्पेसिफिकेशन, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया। अब आगे जो है प्लॉइडी क्या चीज है, यस। अब हम समझेंगे कि प्लॉइडी क्या चीज है, इप्लॉइडी क्या चीज है, यस, और एनुप्लॉइडी क्या, एनइप्लॉइडी क्या चीज है, यस। प्लॉइडी क्या चीज है, इप्लॉइडी क्या चीज है, और एनइप्लॉइडी क्या चीज है। तो सबसे पहले प्लॉइडी क्या चीज है। द टर्म प्लॉइडी speaks for the degree of, the term ploidy speaks for the degree of repetition of the primary basic number of chromosomes, yes। मतलब प्लॉइडी वो चीज है जिसमें कि जिस भी स्पीसीज का जो प्राइमरी बेसिक नंबर, किस चीज का? क्रोमोसोम का, जिसको हम कैसे ले, क्रोमोसोम दैट इज एक्स ले रहा है वो, यस। मतलब इन शॉर्ट कि उस स्पीसीज का, जैसे कि मैं ह्यूमन ले रहा हूं, ध्यान दो, जैसे कि मैं ह्यूमन ले रहा हूं, तो ह्यूमन स्पीसीज का प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 23। प्राइमरी बेसिक नंबर कितना है? 23, यस। मतलब ह्यूमन के केस में x इज इक्वल टू 23, यस, बेसिक नंबर, यस। मतलब द डिग्री ऑफ, मतलब कितने टाइम्स क्या उसके प्राइमरी नंबर ऑफ क्रोमोसोम का। तो ह्यूमन का एग्जांपल है, तो ह्यूमन का प्राइमरी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 23। तो वो 23 कितने टाइम्स
रिपीटेशन में कितने टाइम्स, डिग्री ऑफ रिपीटेशन मतलब, तो दैट इज अ प्राइमरी बेसिक नंबर और इसका डिग्री ऑफ रिपीटेशन वो कितने टाइम्स है, दैट इज अ प्लॉइडी। बराबर। तो फिर प्लॉइडी में दो चीज है, ठीक है, प्लॉइडी में दो चीज है, प्लॉइडी के अंतर्गत इप्लॉइडी और एनुप्लॉइडी। यस, बराबर क्या, मतलब प्लॉइडी के अंतर्गत ही, प्लॉइडी के ही टाइप है, इप्लॉइडी और एन इप्लॉइडी। मतलब सपोज टू बी बेसिक नंबर x, ह्यूमन बीइंग का कितना है 23। यस, तो ये 23 फिर 23 प्लस ले रहा हूं मैं, फिर 23। यस, तो ये देखो हर बार रिपीटेशन में 23 ऐड हो रहे हैं। यस, तो 23 को मैं लूंगा n, 23 को लूंगा मैं, तो प्राइमरी नंबर को मैं क्या लूँ, प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मैं लूंगा n। तो ह्यूमन बीइंग के केस में n क्या होगा 23। यस, ह्यूमन बीइंग के केस में n क्या होगा 23। तो n प्लस n इज इक्वल टू ट्वाइस n, मतलब 23 प्लस 23, जो कि हमको पता है इट इज अ डिप्लॉइड, इट इज अ मोनोप्लॉइड। ठीक है, फिर और एक n ऐड कर दूंगा ट्रिप्लॉइड, और एक n ऐड हो जाएगा टेट्राप्लॉइड, और एक n पेंटाप्लॉइड, और एक n हेक्साप्लॉइड। बराबर। तो देखो प्लॉइडी बोले तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज का बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और वो कितने रिपीटेशन में। बराबर। तो वो रिपीटेशन कैसे है उसके अकॉर्डिंग फिर इप्लॉइडी और एन इप्लॉइडी। तो इप्लॉइडी में क्या हो रहा है कि जो रिपीटेशन है, इप्लॉइडी में कह रहा है जो रिपीटेशन है वो बराबर बेसिक नंबर के मल्टीप्लिकेशन में, बेसिक नंबर टाइम्स, जैसे कि बेसिक नंबर एक बार है तो n, दो बार है तो ट्वाइस n, तीन बार है तो थ्राइस n, मतलब हर बार जो रिपीटेशन बढ़ रहा है वो n से बढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं कि बढ़ेगा, पर जो भी इसमें रहेगा, इसमें क्या रहेगा, जैसे कि एक तो n वाली कंडीशन रहेगी, या तो ट्वाइस n वाली कंडीशन रहेगी, या तो थ्राइस n वाली कंडीशन रहेगी, या तो 4n वाली कंडीशन रहेगी। बराबर। किसमें, दैट इज इप्लॉइडी में। देखो बोल भी रहा है, द व्हेन क्रोमोसोम नंबर इन अ सेल इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर। मतलब अगर उस सेल की, अगर मैं इप्लॉइडी की बात कर रहा हूं, मतलब उस सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है, उस सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो उसके बेसिक नंबर के एग्जैक्ट या एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन में है। यस, मतलब अगर मैंने किसी सेल की इप्लॉइडी की बात किया तो मैं क्या बोलूंगा, समझ लेने के इप्लॉइडी बोला मतलब उस सेल के जो भी बेसिक नंबर है, उस सेल का जो भी बेसिक नंबर, मतलब सेल मतलब उस स्पीसीज की सेल का जो भी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ध्यान दो, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि एग्जांपल में मैं ह्यूमन का ले रहा हूं। यस, तो ह्यूमन में बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है 23। तो अगर मैंने इप्लॉइडी बोला तो 23, यस, बेसिक नंबर 23, एग्जैक्ट मल्टीपल, ध्यान दो इस बात को, एग्जैक्ट मल्टीपल, तो बेसिक नंबर 23, एक तो फिर 23, या तो 23 के मल्टीप्लिकेशन में 23, या फिर और 23, इस टाइप की बात। तो बेसिक नंबर को मैं क्या ले सकता हूं, बेसिक नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं n। तो कंडीशन, एक तो ट्वाइस n, या तो थ्राइस n, या तो 4n, या तो 5n, ऐसी हो सकती है। बराबर। मतलब इनमें से कोई कंडीशन रहेगी या और सो ऑन। तो अगर एक वाली कंडीशन है तो दैट इज मोनोप्लॉइडी या हैप्लॉइड, दो वाली कंडीशन है तो डिप्लॉइडी या डिप्लॉइड, तीन वाली कंडीशन है तो ट्रिप्लॉइड, चार वाली कंडीशन है टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड। तो तीन के बाद से हम उसको पॉलीप्लॉइड में कंसीडर कर लेते हैं। यस, पर अगर मैंने इप्लॉइडी बोला तो एक बात ध्यान में रखना कि प्राइमरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब n, ट्वाइस n। यस, ये यहां पे एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम से बात नहीं, पूरा का पूरा सेट मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। मतलब अगर मैंने इप्लॉइडी बोला तो कंडीशन एक तो n रहेंगी,
ट्वाइस एन रहेंगी, मतलब 23, या तो फिर 23 2 बार, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले रहा हूं तो, या फिर अगर ट्रिपलेट बोला तो मतलब 23 3 बार, इस टाइप की बात। इप्लॉइडी में ऐसा ही ध्यान में रखने का। तो फिर इप्लॉइडी में कौन सी कंडीशन हो सकती है? अगर प्राइमरी नंबर एक बार है, मतलब सिर्फ प्राइमरी नंबर है तो हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड। यस, प्राइमरी नंबर 2 बार है तो मतलब n+n मतलब ट्वाइस n, 3 बार है तो थ्राइस n, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो इप्लॉइडी में ध्यान में रखना कि इप्लॉइडी में ऐसा ही होगा। और एन इप्लॉइडी में जो रिपीटेशन रहेगा वो गड़बड़ रहेगा। एन इप्लॉइडी में थोड़ा सा अलग है। कहता है एन इप्लॉइडी में व्हेन क्रोमोसोम नंबर इज नॉट एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन, मतलब बेसिक नंबर 23, तो दूसरा जो सेट ऐड होगा वो 23 नहीं रहेगा, वो हो सकता है 22 हो जाए। मतलब बेसिकली कैसा रिपीटेशन में कैसा होना चाहिए कि 23 के मल्टीप्लिकेशन में फिर 23 ऐड होना चाहिए, अगर आगे की बात है तो एन इप्लॉइड में क्या होगा कि जो दूसरा सेट है वो 22 हो सकता है, 22 हो सकता है या फिर 24 हो सकता है, बराबर। मतलब क्रोमोसोम नंबर सेट में बढ़ सकते हैं, देखो एनएप्लॉइड इज इधर एडिशन या डिलीशन, पर क्या 1 और मोर क्रोमोसोम। तो एनएप्लॉइडी में 2 बातें हो सकती है, एक तो एडिशन हो सकता है, यस एनएप्लॉइडी के लिखते हैं। देखो इप्लॉइडी में इप्लॉइडी और एनएप्लॉइडी जो आपके वो बुक में जो फ्लो चार्ट बनना है, तो इप्लॉइडी क्या समझ गया हमारे को। इप्लॉइडी में फिर अगर प्राइमरी नंबर है मतलब n, 2 बार है तो ट्वाइस n, दैट इज डिप्लॉइडी, 3 बार है तो हाँ वो सोन तो पता है आपको। फिर अब एनोप्लॉइडी का देखो, एन इप्लॉइडी का देखो, एनोप्लॉइडी नहीं हुआ एन इप्लॉइडी। ठीक है, तो एन इप्लॉइडी में क्या हो रहा है कि जो बेसिक नंबर है उससे एक तो बढ़ रही है बात, क्रोमोसोम 1 या 2 क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं या 1 या 2 क्रोमोसोम कम हो रहे हैं, तो फिर इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। यस, और 2 पॉसिबिलिटी क्या है, दैट इज हाइपोप्लॉइडी, मतलब क्रोमोसोम कम हो सकते हैं। तो क्रोमोसोम कितने कम हो सकते हैं वो भी पॉसिबिलिटीज है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है हाइपोप्लॉइडी या हाइपरप्लॉइडी, या बढ़ सकते हैं। यस, या हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, यस, कम हो रहा है तो हाइपोप्लॉइडी, बढ़ रहा है तो हाइपरप्लॉइडी। तो कम में अगर सपोज 1 क्रोमोसोम बढ़े तो कम की 2 पॉसिबिलिटीज दी है हमारे को यहाँ पे, और भी हो सकती है पर हमको 2 ही बातें बताई है। यस, एक कौन सा, एक मोनोसोमी दिया हुआ है, ध्यान दो बच्चों, मोनोसोमी, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर कम हो रहा है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल अगर लेता हूं तो 23, और दूसरा जो सेट है वो 23 का नहीं वो 22 का है। यस, तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूं, आपको पता है कि 23 और 23, 23 और 23, आप इसको कैसे लिख सकते हो, ट्वाइस n। यस, और एक कम है, अगर आपको इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको अगर आप ऐसा लिख तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, ट्वाइस n-1, इस चीज को ऐसा लिख सकते हो। तो मोनोसोमी में क्या होगा, 1 क्रोमोसोम कम रहेगा। अब वो किधर कम रहेगा, सेक्स क्रोमोसोम रहेगा कि ऑटोसोम रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसका एक मोनोसोमी का एक एग्जांपल है हमको, दैट इज टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, मोनोसोमी का एग्जांपल है दैट इज टर्नर सिंड्रोम। यस, टर्नर सिंड्रोम्स करके हमको एग्जांपल है जिसमें मोनोसोमी है, एक्चुअली में 1 क्रोमोसोम कम है। यस, और सेक्स क्रोमोसोम कम है, देखेंगे वो चीज। यस, पर मोनोसोमी समझ में आई। अब दूसरा है नलिसोमी, जिसमें कि 2 क्रोमोसोम कम होंगे। मतलब ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले रहा हो तो 23 प्लस 2 कम मतलब 21। तो आपको पता है कि 23 और 23 वाली कंडीशन को आप कैसे लेते हो, ट्वाइस n। यस, ये एक सेट और ये दूसरा सेट, ये ऐसा डैश का मतलब। ठीक है, तो इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस n-2। यस, जब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये रहेगा 2 क्रोमोसोम अगर कम है तो दैट इज नलिसोमी। ठीक है, अब क्रोमोसोम बढ़ भी सकते बोला ना हमने, एडिशन भी हो सकता है। तो अगर एडिशन हो रहा है तो उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज दी है। यस, एडिशन की भी 2 पॉसिबिलिटीज दी है,
और वो है एक ट्राइसोमी, और दूसरी दी है दैट इज टेट्रासोमी। यस, टेट्रासोमी, टेट्रा मतलब 4, टेट्रासोमी, ठीक है, ट्राइसोमी या टेट्रासोमी। तो देखो ट्राइसोमी में क्या होगा, एक बढ़ेगा, ट्राइसोमी में एक बढ़ेगा, मतलब कैसा, 23 के बाद वो 23 होना चाहिए एक्चुअली, पर ये नॉर्मल कंडीशन, पर उसमें क्या हो रहा है 24 हो रहा है। तो इसको आप अगेन कैसे लिखते हो, ट्वाइस एन, तो इसको आप कैसा लिख सकते हो, ट्वाइस एन प्लस 1, यस, ट्वाइस एन प्लस 1। तो ट्राइसोमी के आपको 2 केसेस दी हुई है, एक डाउन सिंड्रोम और एक क्लाइनफ्लेटर सिंड्रोम्स, बराबर। डाउन सिंड्रोम एक ऑटोसोम टेट्रासोमी का गड़बड़ है, और क्लाइनफ्लेटर सिंड्रोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी का गड़बड़ है, बराबर। इन सबसे गड़बड़ी मचने वाली है, बराबर के इन सबसे क्या गड़बड़ मचने वाली है, यस। और टेट्रासोमी का एग्जांपल नहीं दिया है, तो टेट्रासोमी क्या होगा, दो बढ़ेंगे, यस, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन, तो ये 23 एक, और जो दूसरा रहेगा वो 25 वाली कंडीशन पे रहेगा, यस। तो इसको हम कैसे रखेंगे, ट्वाइस एन प्लस 2, ठीक है, यस। तो दैट इज अबाउट एन इप्लॉइडी, जिसमें हाइपोप्लॉइडी में कम होंगे, मतलब डिलीशन होगा, तो एक कम है तो मोनोसोमी, 2 कम है तो नलीसोमी, और हाइपर एक तो एडिशन हो सकता है, तो अगर एक ज़्यादा है तो ट्राइसोमी, और 2 ज़्यादा है तो टेट्रासोमी, ठीक है, यस। इस पे ये प्राइमरी बेसिक नंबर पे आप फोकस करना। तो ह्यूमन बीइंग में प्राइमरी बेसिक नंबर कितना है, 23 क्रोमोसोम का प्राइमरी बेसिक नंबर है, यस, बराबर क्या, जिसको आप n ले सकते हो, तो वो n प्लस एन, ट्वाइस एन, फिर n थ्राइस एन, तो वाली कंडीशन इप्लॉइडी, और n प्लस n माइनस 1 या n माइनस 2 या n माइनस 3, मतलब कम हो रहा है। तो ये सब बातें हैं, दैट इज इप्लॉइडी और एन इप्लॉइडी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर है हमारा वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो मिलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में, बाय बाय।